कहानी की जो एक अस्तित्व है हम बहुत ही प्राचीन काल से जो है हम देख सकते हैं। कहानी कहना सुनना जो है प्रक्रिया चलता ही आया है। हिंदी कहानी की उद्भव मतलब आधुनिक लक्षणों से युक्त हिंदी कहानी की क्या है यहाँ पर उद्भव जो है उसे देखा, मतलब उसके होने के उद्भव होने के बाद उसकी विकास 100 साल तक की जो है अब तक का एक समय जो है हुआ है। प्रथम चरण में सिर्फ प्रमुख रूप से जो है हित के बारे में, परहित के बारे में उपदेश जो है पर दिया जाता है। तो वही यहाँ पर दूसरे चरण में दो दृष्टि, एक व्यक्ति और एक समष्टि, है ना। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता, हिंदी लेक्चरर विद्याश्रम कॉलेज मैसूर। आज हम मैसूर यूनिवर्सिटी के सेकेंड सेमेस्टर बीसीए की हिंदी पाठ्यक्रम में से जो पहला यूनिट है कहानी का उद्भव एवं विकास उसे देखेंगे। हिंदी कहानी की उद्भव के बारे में बहुत सारी मतभेद हैं, मतलब पक्का जो है इसी समय से जो है यहाँ पर हिंदी कहानी का यहाँ पर उद्भव जो है हुआ वो भी हम नहीं कह सकते, या फिर प्रथम रूप से या फिर पक्का जो है यही हिंदी की प्रथम कहानी ये भी हम नहीं कह सकते, उसमें भी मतभेद है। फिर भी यहाँ पर कुछ बातें हैं जिससे जो है हम जान सकते हैं कि हिंदी की जो यहाँ पर कहानी की जो उद्भव है वह कैसे हुआ, उसकी विकास यात्रा जो है किस तरह रही, उसके बारे में अभी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए यहाँ पर हिंदी कहानी का प्रारंभ। तो कहानी कहने और सुनने की प्रवृत्ति बहुत ही पुरानी है। विश्व के प्राय सभी देशों के उपलब्ध प्राचीन ग्रंथों में कहानी किसी न किसी रूप में विद्यमान है। देखिए अगर सिर्फ कहानी के बारे में बताना है तो कहानी कहना सुनना तो क्या है बहुत ही प्राचीन काल से ये चलता आ रहा है। हम ये कह ही नहीं सकते अगर सिर्फ कहानी के बारे में कहना है तो इसका प्रारंभ कब हुआ। वही आधुनिक हिंदी समय के अंतर्गत जो है यहाँ पर कब जो है आधुनिक संपूर्ण रूप से आधुनिक हिंदी कहानी के यहाँ पर जो भी प्रवृत्तियां है एक कहानी में है उसे देखते हुए एक कहानी को जो है यहाँ पर हिंदी कहानी की उद्भव जो है कब हुआ ये यहाँ पर हम देख सकते। तो यही कह रहे कि अगर आप देखोगे तो सभी देशों में जो है बहुत ही प्राचीन काल से कहानी जो है अगर कहीं ना कहीं पर तो आपको देखने या फिर सुनने या फिर पढ़ने के लिए जरूर मिलता है। भारतीय साहित्य में वैदिक भाषा से लेकर पुराणों, उपनिषदों, जातक कथाओं मतलब बौद्ध धर्म के ग्रंथों की कथाएं और पंचतंत्र आदि में कहानी के पुराने स्वरूप को देखा जा सकता है। देखिए इसीलिए मैंने पहले ही कहा प्रारंभिक रूप से सिर्फ अगर हिंदी भाषा छोड़कर अगर कहानी की अगर हम उद्भव को देखते जाएंगे तो यहाँ पर हम बता ही नहीं सकते। तो ऐसे में यहाँ पर क्या है बहुत ही प्राचीन काल से हमारे भारत देश में भी किस तरह अन्य देशों में हम प्राचीन काल से भी जो है पर कहानी की स्वरूप को देख सकते हैं, तो ऐसे ही जो है हमारे भारत देश में भी कहानी के स्वरूप को देख सकते हैं। कैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक तो वैदिक साहित्य से लेकर पुराण, उपनिषद या फिर जातक कथा या फिर बौद्ध धर्म के ग्रंथ कथाएं या फिर पंचतंत्र आदि में जो है हम कहानी के पुराने स्वरूप को जो है देख सकते हैं। तो इन कहानियों में या तो उपदेश देने का भाव है या धार्मिक सिद्धांतों का रोचक स्पष्टीकरण है। तो क्या है इन कहानियों में, देखिए या तो इसमें उपदेश देना है, मतलब नीतिपरक उपदेश जो है यहाँ पर देते हैं, और एक धार्मिक सिद्धांतों का एक रोचक स्पष्टीकरण जो है इन कहानियों में हम देख सकते हैं। तो आगे यहाँ पर क्या कहा गया है, देखिए ये कहानियां आधुनिक अर्थ में कहानी नहीं कही जा सकती। आज कहानी का अर्थ है जिंदगी के एक हिस्से से अंतरंग से पहचान जताना है। इस अर्थ में कहानी 19वीं शती की चीज है और भारत में इसका जन्म 19वीं शती के अंतिम चरण में हुआ है। देखिए इसीलिए मैंने कहा कहानी की जो एक अस्तित्व है हम बहुत ही प्राचीन काल से जो है हम देख सकते हैं। कहानी कहना सुनना जो है प्रक्रिया चलता ही आया है, मगर अगर हम आधुनिक हिंदी कहानी यहाँ पर हम लेंगे पर्टिकुलरली तो कहा जाता है यहाँ पर 19वीं शती में जो है इसका प्रारंभ जो है हुआ। सभी तरीके के आधुनिक कहानी के लक्षण रखे हुए जो कहानी की एक उद्भव जो है 19वीं शती में हुआ ये हम कह सकते हैं। तो आगे देखिए हिंदी की पहली कहानी किसे माना जाए, इस प्रश्न पर विद्वानों में जबरदस्त मतभेद है। वास्तव में इसका निर्णय करना आसान नहीं है। लगभग 1 दर्जन कहानियां इस यश की दावेदार है। देखिए कहा था ना कि पर्टिकुलरली अगर ये हिंदी की पहली कहानी है कहना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि कुल 1 दर्जन मतलब 12 से ज्यादा जो है कहानियां हिंदी की पहली कहानी के लिए दावेदार जो है माने जाते हैं।
तो ऐसे में ये बात कहना बहुत ही मुश्किल है, इसमें बहुत ही मतभेद है। तो ऐसे में कहानी नाम से प्राप्त होने वाली प्रथम रचना रानी केतकी की कहानी इंशा अल्लाह खां है, कि जो सन 1803 के आसपास लिखी मानी जाती है। देखिए, अगर चलो कौन कौन प्रमुख रूप से कौन कौन यहाँ पर हिंदी की पहली कहानी कहलाने के लायक है, तो उस पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर कहानी नाम से शुरू होने वाली कहानी रानी केतकी की कहानी जो इंशा अल्लाह खां ने लिखा है, 1803 में लिखा है, तो इसे भी ज्यादातर लोग जो है क्या करते हैं, ये हिंदी की पहली कहानी है कहते हैं। डॉक्टर रामरतन भटनागर ने इसे हिंदी की पहली कहानी कहा। देखिए, रामरतन भटनागर जी ने इसे हिंदी की पहली कहानी रानी केतकी की कहानी से कहा गया है। तो पर इस आधुनिक का कहानी नहीं मान सकते, क्योंकि इसमें जिस प्रकार के संयोग मिलते हैं जो आधुनिक कहानी में ग्राह्य नहीं है। देखिए, मगर मतभेद क्यों है, क्योंकि इसे पूर्ण रूप से आधुनिक हिंदी कहानी नहीं कह सकते। ये कहानी हो सकती है मगर पूर्ण रूप से आधुनिक हिंदी कहानी की पहली कहानी जो है हम नहीं कह सकते, क्योंकि आधुनिक हिंदी कहानियों में जो बात या फिर जो लक्षण हम देखते हैं वो इसमें नहीं है करके कहते हैं। तो इस संबंध में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की यही टिप्पणी सार्थक है। देखिए, इस बात को किसने कहा है कि आधुनिक हिंदी कहानी के जो लक्षण है इसमें ग्राह्य नहीं है या फिर नहीं मिलते करके, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो यहाँ पर यह कहीं ना कहीं सही साबित होता है करके कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर यह नई परंपरा की प्रारंभिक कहानी नहीं है बल्कि मुस्लिम प्रभाव संपन्न परंपरा की अंतिम कहानी है। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार किशोरीलाल गोस्वामी की प्रणयिनी परिणय 1887 की हिंदी की पहली कहानी है। जिस तरह यहाँ पर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ये लिखते हैं कि यह नई परंपरा, मतलब हिंदी की क्या है, नई परंपरा की कहानी नहीं है बल्कि क्या है, मुस्लिम प्रभाव संपन्न परंपरा की अंतिम कहानी है रानी केतकी की कहानी करके कहते। तो वही डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार जो है किशोरीलाल गोस्वामी की प्रणयिनी परिणय 1887 की जो कहानी है उसे वहां हिंदी की पहली कहानी कहते हैं। किशोरीलाल गोस्वामी ने जो कहानी 1887 में 1887 में लिखी थी प्रणयिनी परिणय, इसे जो है वहां क्या कहते हैं, हिंदी की पहली कहानी कहते हैं। स्वयं लेखक ने इसे उपन्यास कहा है। इसका कारण यहाँ बताया गया है कि सन 1900 तक कथा साहित्य को उपन्यास कहने का चलन था। देखिए, मगर क्या हुआ है, उन्होंने ये कहानी तो लिखी है मगर इसे उपन्यास खुद लेखक ने कह दिया है। तो ऐसे में 1900 तक क्या यहाँ पर कहानी नहीं लिखी गई थी, या फिर आधुनिक जो भी लक्षण है उसे पूरी यहाँ पर कहानी नहीं थी क्या, या फिर तब तक कहानी को भी उपन्यास कहते थे क्या, ये सभी प्रश्न जो है यहाँ पर उठते हैं। जमींदार का दृष्टांत ईसाई धर्म प्रचार के लिए लिखी गई कहानी है। इसे संपादक ने शिला पंक में सन 1871 में प्रकाशित इस कहानी को अब तक प्राप्त हिंदी कहानियों में प्राचीनतम ठहराया है। देखिए, और एक यहाँ पर अभी प्रणयिनी परिणय हुआ, रानी केतकी की कहानी के बारे में जो यहाँ पर मतभेद था उसे हमने देखा, फिर उसके बाद प्रणयिनी परिणय के बारे में मतभेद जो था उसे देखा, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर जमींदार का दृष्टांत नामक एक कहानी जो है, इसे क्या किया गया है, असल में ईसाई धर्म प्रचार के संबंध में जो है इसे लिखा गया है। तो इसे जो है यहाँ पर हिंदी कहानी यहाँ पर मान सकते हैं। या फिर और एक जो है शिलापंक में जो है सन 1871 में जो है इसे यहाँ पर क्या है संपादित जो है किया गया था। तो ये जो है यहाँ पर बहुत ही प्राचीनतम कहानी है, तो इसीलिए हिंदी की पहली कहानी यही हम कह सकते हैं। इस तरह भी मतभेद जो है हम देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, डॉक्टर सुरेश सिन्हा ने किशोरीलाल की लिखी गोस्वामी कृत इंदुमती को ही पहली कहानी मानने पर जोर दिया है। तो अभी एक 4 कहानियों के नाम हमने देखे। तो अभी देखिए और एक डॉक्टर सुरेश सिन्हा जो है किशोरीलाल जो है यहाँ पर कहते हैं कि किशोरीलाल गोस्वामी कृत यहाँ पर इंदुमती कहानी जो है उसे पहली कहानी माननी है हिंदी की, तो इसे यहाँ पर वहां कहते हैं। तो डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल की दृष्टि में रामचंद्र शुक्ला की 11 वर्ष का समय 1903 में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी इसे आधुनिकता का लक्षण से युक्त माना है। तो अभी गोस्वामी कृत इंदुमती भी हो गया, उसके बाद जो है लक्ष्मी नारायण लाल ने क्या कहा है यहाँ पर, जो रामचंद्र शुक्ला की 11 वर्ष का समय जो 1903 में लिखा गया था उसे जो है आधुनिक लक्षण युक्त प्रथम हिंदी कहानी मान सकते हैं, ऐसे कहा है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी इसे मान्यता जो है दी है।
तो देवी प्रसाद वर्मा, ओंकार शरद और देवेश ठाकुर आदि ने माधवराव कृत एक टोकरी भर मिट्टी 1901 को प्रथम कहानी को श्रेय दिया है। देखिए, तो फिर अभी ये भी हो गया। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर देवी प्रसाद वर्मा, ओमकार शरद, देवर ठाकुर, इन सभी ने क्या किया है, माधवराव जिस कहानी को लिखा है टोकरी भर मिट्टी, देखिए यहाँ पर माधवराव कृत एक टोकरी भर मिट्टी जो है उस कहानी को, जिसे 1901 में उन्होंने लिखा था, तो वही हिंदी की प्रथम कहानी मान सकते हैं, ऐसे कहा है। फिर नेक्स्ट देखिए, डॉक्टर श्री कृष्ण लाल ने बंग महिला की दुलाई वाली सन 1907 को यथार्थवादी चित्रण की सर्वप्रथम रचना जो है माना है। और एक यहाँ पर श्री कृष्ण लाल क्या करते हैं, बंग महिला की क्या है, दुलाई वाली जो कहानी है, जिसे 1907 में जो यहाँ पर लिखा है, तो उसे यथार्थवादी चित्रण के सर्वप्रथम कहानी जो है माना। मतलब इस तरह क्या है, हिंदी की पहली कहानी के लिए कितने सारे दावेदार कहानियां यहाँ पर है, तो इसीलिए बहुत सारे मतभेद भी है करके हम देख सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं, प्रोफेसर वासुदेव इंदु में प्रकाशित ग्राम 1911 को हिंदी की पहली कहानी को गौरव प्रदान करते हैं। शिवदान सिंह के द्वारा प्रसाद और प्रेमचंद से ही मानी जानी चाहिए। देखिए अभी नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर वासुदेव जो है क्या करते हैं, पर हिंदू में प्रकाशित ग्राम को जो है यहाँ पर क्या करते हैं, 1911 में जो लिखा गया था, तो उसे क्या कहते हैं, हिंदी की पहली कहानी मानना है, ऐसे कहते हैं। फिर ऐसे में प्रसाद और प्रेमचंद जी से ही जो है यहाँ पर कहानी की शुरुआत हुई, ऐसे भी मानना जरूरी है करके वो यहाँ पर एक मतभेद, अपना एक मत जो है रखते हैं। तो राजेंद्र यादव के अनुसार चंद्रधर शर्मा गुलेरी सन 1916 की उसने कहा था है, इसे आधुनिक हिंदी कहानी का प्रारंभ मानना चाहिए। देखिए अभी राजेंद्र यादव जी क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने जो 1916 में लिखा था, उसने कहा था कहानी, तो उसे हिंदी की पहली कहानी मानना है, तो ऐसे जो है वहां कहते हैं। नेक्स्ट, वास्तव में हिंदी कहानी के जन्म को सन 1900 के बाद खींचना या सन 1916 में मानना एक तरह की ज्यादती है। पहली हिंदी कहानी सन 1900 से पूर्व लिखी जा चुकी है, अब यह निर्णय करना कठिन है। देखिए, तो इन सभी मतभेदों को देखने के बाद यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि वास्तव में अगर 1900 या फिर 1916 तक ही जो है यहाँ पर हिंदी की पहली कहानी जो है उसी समय में अगर हम देखेंगे तो ये ज्यादती होगी, क्योंकि 1900 से पहले भी जो है हिंदी कहानी की एक अस्तित्व को जो है हम देख सकते हैं। मगर हम क्या है, कठिन बात या फिर ये निर्णय लेना क्यों मुश्किल हो रहा है, क्योंकि पहली कहानी कौन सी है इसमें मतभेद है। तो इसीलिए इसका मतलब ये नहीं है कि उससे पहले कहानी अस्तित्व में ही, हिंदी कहानी अस्तित्व में ही नहीं था करके। तो इसीलिए सिर्फ हिंदी, आधुनिक हिंदी कहानी की जो एक प्रारंभ जो है, उद्भव जो है, वो 1900 से पहले मानना जरूरी है करके यहाँ पर कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, हिंदी कहानी का विकास। हिंदी कहानी की उद्भव के बारे में तो हमने जान लिया, अभी उसकी जो विकास यात्रा है उसको देखेंगे। देखिए, हिंदी कहानी की लगभग 100 वर्ष की प्रगति को निम्नलिखित 4 चरणों में विभक्त किया गया है। हिंदी कहानी की उद्भव मतलब आधुनिक लक्षणों से युक्त हिंदी कहानी की क्या है यहाँ पर उद्भव जो है उसे देखा, मतलब उसके होने के, उद्भव होने के बाद उसकी विकास 100 साल तक की जो है अब तक का एक समय जो है हुआ है। तो ऐसे में 4 भागों में उसे विभाजित किया गया। आप देख सकते हैं, प्रथम चरण 1870 से 1915 तक माना गया है। फिर तो देखिए यहाँ पर 1900 से पहले कहा है ना उद्भव हुआ था करके, तो ऐसे में 1870 से यहाँ पर माना गया है। तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर द्वितीय चरण जो है 1915 से 1935 तक जो है यहाँ पर माना गया है। इसके बाद तृतीय चरण सन 1935 से 1950 तक जो है माना गया है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर चतुर्थ चरण सन 1950 से आज तक जो है उसे चतुर्थ चरण में जो है रखा गया है। तो इस तरह 4 समय में, 4 कालों में जो है इसका विभाजन जो है किया गया है। चलिए एक एक करके बहुत ही संक्षिप्त में यहाँ पर देखते जाएंगे। तो प्रथम चरण है हिंदी की प्रारंभिक कहानियों पर डॉक्टर रामदशरथ मिश्र की यह पकड़ सही है कि इसमें यथार्थ समर्थित आदर्श की व्यंजना कहीं कहीं कथन लक्ष्य रूप में विद्यमान है। जमींदार का दृष्टांत और प्रणयिनी परिणय में परोपकार का सप्रसंग एक टोकरी भर मिट्टी की अंतिम तान भी परहित पर टूटी है। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी की प्रारंभिक कहानियों में डॉक्टर राम दशरथ मिश्र की जो एक पकड़ है उसे सही माना गया है। मतलब किस तरह वो कहते हैं तो उसको जो है पर माना गया है कि क्या है, एक तो जमींदार का दृष्टांत और उसके साथ साथ प्रणयिनी
परिणय से ही जो है यहाँ पर हिंदी कहानी का एक विकास जो है शुरू उद्भव वही से हुआ करके माना गया है। तो ऐसे में इसमें जो है परहित के बारे में जो है लिखा गया है। नेक्स्ट, जमींदार का दृष्टांत में महाजन किसानों की दुर्गति सुनकर सोचना है कि मेरे पास बहुत धन संपत्ति है, अतः मैं इसका कल्याण क्यों न करूं। प्रणयनी परिणय में राजा मार शास्त्री की सहायता करता है। मतलब दोनों समय में देखिए यहाँ पर, चाहे यहाँ पर जमींदार के दृष्टांत हो, उसमें वहां सोचता है कि मेरे पास बहुत ही धन संपत्ति है, तो इसका मैं कैसे मैं दूसरों का कल्याण क्यों ना करूं। और उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, प्रणयनी परिणय में क्या होता है, राजा मार शास्त्री जो है क्या करता है यहाँ पर सहायता जो है राजा मार शास्त्री की सहायता करता है। तो इस कहानी में परोपकार वृत्ति के आदर्श के साथ राज्य कर्मचारियों की धनलिप्सा के यथार्थ की ओर भी संकेत किया गया है। देखिए, तो एक तो परोपकार है ना, परहित टूटी हुई दोनों कहानियों में करके मैंने बताया, मतलब दूसरों के परहित के बारे में परोपकार वृत्ति जो है मनुष्य में रहना बहुत ही जरूरी है, ये भी जताया गया है। उसके साथ साथ क्या है, यहाँ पर कर्मचारी में जो धनलिप्सा रहती है उसका यथार्थ चित्रण भी जो है किया गया है। फिर चपलता, क्या राज्य कर्मचारी ऐसे ऐसे भयंकर लालच से बच सकते हैं। देखिए, तो ऐसी चपलता से क्या राज्य की जो कर्मचारी है या फिर राज्य जो है इस भयंकर लालच से बच सकता है क्या करके। फिर तब की अर्थ न्यून होने की संभावना हो सकती है। मतलब अर्थ न्यून मतलब अर्थ मतलब यहाँ पर धन है, तो उसकी न्यूनतम मतलब धन संपत्ति जो है अगर ऐसे लालच लोग रहेंगे तो वह कम हो सकती है राज्य की, तो इसके बारे में भी चित्रण है। नेक्स्ट, यदि इस समय में ना होता इधर न्यायाधीश अवश्य ही घूस लेकर इसे छोड़ देते, तो 11 वर्ष का समय में प्रेम का आदर्श निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त हुआ है। देखिए, तो ऐसे में एक एक कहानी में एक एक वाक्य को लेकर उसके बारे में क्या प्रमुख है उस कहानी में ये जो है यहाँ पर बताया गया है। तो 11 वर्ष की अगर एक कहानी जो है इसमें लेंगे तो उस समय में जो है यहाँ पर एक वाक्य जो है दिया गया है कि इस अदृष्ट प्रेम का कर्म और कर्तव्य से घनिष्ठ संबंध है, तो उसकी उत्पत्ति निस्वार्थ हृदय में हो सकती है। तो इस सब के बारे में यहाँ पर बताते हैं। नेक्स्ट है दूसरा चरण। तो प्रथम चरण के अंतर्गत प्रमुख सिर्फ 2-3 कहानियों के बारे में यहाँ पर वर्णन जो है हुआ है। तो नेक्स्ट देखिए, दूसरे चरण में हिंदी कहानी 2 विशिष्ट दिशाओं में आगे बढ़ती है। एक दिशा व्यक्ति हित या व्यक्ति सत्य के भावनात्मक अंकन की है, जिसके सर्व प्रमुख कहानीकार प्रसाद है। देखिए, अभी अगर हम पहले चरण में हम क्या दे सकते हैं, ज्यादातर यहाँ पर एक तो परोपकार वृत्ति परहित के बारे में जो है पर देख सकते हैं ना, तो वही यहाँ पर क्या है 2 प्रमुख भाव जो है हम देख सकते हैं। तो ऐसे में पहला है यहाँ पर व्यक्ति हित या व्यक्ति की सत्य भावनात्मक जो अंकन है हुआ है। मतलब एक पर्सन जो है वह कैसे सोचता है, उसकी भावनाएं कैसी रहती है, और वह खुद की हित खुद की जो भलाई है वह कैसे चाहता है और उसके लिए क्या क्या कर सकता है, तो इसके बारे में यहाँ पर है। नेक्स्ट देख सकते हैं यहाँ पर, और उसके क्या है यहाँ पर सर्व प्रमुख कहानीकार प्रसाद जी है, और राय कृष्णदास, विनोद शंकर व्यास और चतुरसेन इस परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। आगे ये सभी जो यहाँ पर लेखक है इस परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर हिंदी कहानी के विकास की दूसरी दिशा, जिसमें समष्टि यथार्थ को आत्मसात करने की प्रेरणा है। एक तो यहाँ पर व्यक्ति है और यहाँ पर समष्टि मतलब समाज या फिर दुनिया। देखिए, समष्टि मतलब यहाँ पर क्या है, समाज या फिर दुनिया। तो यहाँ पर एक पर्सन सिर्फ क्या है, यहाँ पर एक व्यक्ति के बारे में रहता है, वही यहाँ पर एक समाज के बारे में, समाज की यथार्थता, दुनिया की यथार्थता, सच्चाई क्या है, दुनिया किसके बलबूते पर चल रहा है, कैसे विचार के बलबूते पर जो है ये दुनिया चल रही है, तो इसको जो है पर ज्यादा जोर जो है द्वितीय चरण में ही दिया गया है। तो प्रेमचंद के समकालीन लेखकों में सुदर्शन और विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक प्रेमचंद की कथा दृष्टि को समर्थन देते दिखाई देते। देखिए, एक तो इस दूसरे दृष्टि की अगर हम बात करेंगे दूसरे चरण में, तो प्रमुख यहाँ पर कहानीकार प्रेमचंद जी है, उनके साथ साथ विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक भी जो है इनके साथ जो है मतलब यही भाव को रखते हुए कहानी को जो है लिखते हैं। आप देख सकते हैं प्रेमचंद जी की ज्यादातर कहानियों में समाज में जो घटनाएं घटित रहती है या फिर दुनिया में जो भी यहाँ पर क्या है अत्याचार या फिर यथार्थता जो है सबके बारे में हो सकता है, वह राजनीतिक रूप से हो, धार्मिक रूप से हो, आर्थिक रूप से, ज्यादातर आर्थिक रूप से है ना, तो सबके बारे में यहाँ पर वह लिखते जाते हैं। इसीलिए समष्टि की यथार्थता को जो है
इस दुनिया या फिर समाज की यथार्थता को जो है ज्यादा यहाँ पर जोर दिया गया है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर तीसरा चरण। तो तीसरे चरण के अंतर्गत तीसरा चरण की कहानियों को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। देखिए, प्रथम चरण में सिर्फ प्रमुख रूप से जो है हित के बारे में, परहित के बारे में उपदेश जो है पर दिया जाता है। तो वही यहाँ पर दूसरे चरण में 2 दृष्टि, एक व्यक्ति और एक समष्टि, है ना, दोनों हितों के बारे में। वही यहाँ पर तीसरे चरण में कहा गया है कि 3 वर्गों को, यहाँ पर 3 वर्गों में उन कहानियों को हम बांट सकते हैं करके। तो एक वर्ग व्यक्ति सत्य का उद्घाटन मनोवैज्ञानिक धारणाओं के संदर्भ में करने वाली कहानियों का है। तो पहले वर्ग में क्या है, सत्य और उसके साथ साथ क्या है, मनोविज्ञान की धारणाएं, और उसके साथ साथ क्या है यहाँ पर और भी जो है उस संदर्भ में क्या क्या यहाँ पर होता है उस सबका यहाँ पर वर्णन जो है होता है। तो इस पहले वर्ग के कहानीकार कौन कौन माने जाते हैं, जैनेन्द्र अज्ञे, इलाचंद्र जोशी, भगवती प्रसाद वाजपेयी, ये सभी जो है माने जाते हैं। वही नेक्स्ट दूसरे वर्ग की कहानियों में समाज सापेक्ष प्रश्नों से संबंध है, और इस वर्ग के प्रमुख कहानीकार है यशपाल, रांगे राघव, भैरव प्रसाद गुप्त, पांडे बेचन शर्मा, उग्र और अमृत राय। तीसरे वर्ग में वे कहानीकार आते हैं जो व्यक्ति सत्य और समष्टि सत्य दोनों को सुविधा अनुसार अपनी कहानियों का आधार बनाते हैं। तो अश्क और भगवती चरण वर्मा आदि कहानीकार इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो पहला यहाँ पर वर्ग हुआ। दूसरे वर्ग में देखिए, यहाँ पर पहले वर्ग में व्यक्ति सत्य के बारे में और उसके साथ साथ मनोवैज्ञानिक धारणाओं के बारे में होती है। तो वही दूसरे यहाँ पर जो पक्ष है वहां क्या है, समाज सापेक्ष प्रश्नों से संबंध है। समाज सापेक्ष प्रश्न मतलब समाज में कैसे कैसे यहाँ पर जो भी अत्याचार है वहां चल रहे हैं, या फिर किस तरह समाज में असमानता फैली हुई है, क्या क्या सुधारण हमारे समाज में होना है, अगर समाज के सभी सदस्य खुशी से जो है यहाँ पर अगर अपनी जिंदगी गुजारनी है तो क्या क्या सुधार होना है, तो उस सब के बारे में वहां लिखते हैं। तो इसके प्रमुख कहानीकार कौन कौन माने जाते हैं, यशपाल, रांगे राघव, भैरव प्रसाद गुप्ता, पांडे बेचन शर्मा, उग्र, अमृत राय जो है आते हैं। वही तीसरे वर्ग देखिए, तीसरे वर्ग में क्या है, इन दोनों वर्गों को मिलाकर तीसरे वर्ग में कहीं ना कहीं दूसरे चरण से ही ये आगे बढ़े हैं, ऐसे हम यहाँ पर देख सकते हैं ना। मतलब दूसरे चरण में भी वही था, व्यक्ति और समष्टि की बात। तो यहाँ पर व्यक्ति यहाँ पर पर्सनल हुआ, यहाँ पर समष्टि समाज के बारे में हुआ। और तीसरा वर्ग क्या है, जो दोनों को लेकर लिखते गए। और देखिए यहाँ पर देख सकते हैं अपने सुविधा अनुसार अपनी कहानियों में क्या है, दोनों को आधार बनाए, व्यक्ति को भी और समष्टि मतलब समाज को भी आधार बनाकर जो है वहां लिखते गए। तो ये इसमें जो है प्रमुख अश्क और भगवती चरण वर्मा जी जो है इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं चतुर्थ चरण। चतुर्थ चरण मतलब यहाँ पर 1950 से लेकर अब तक। तो ऐसे में देखिए अभी कहानी जो है उसके बारे में यहाँ पर उसकी विकास यात्रा जो है उस समय में कैसे रही उसे अभी हम देखेंगे। इसके अंतर्गत स्वतंत्र उत्तर हिंदी कहानी आती है। इस अवधि में 3 पीढ़ियों की लिखी कहानियां आती है। देखिए इस समय में 3 पीढ़ियों की लिखी कहानियां जो है हम देख सकते हैं। चलिए वो कौन कौन सी है अभी हम देखेंगे। एक और तो यशपाल, जैनेन्द्र, भगवती चरण वर्मा जैसे पुरानी पीढ़ी के कहानीकार सक्रिय रहे। दूसरी ओर आजादी मिलने के समय वयस्क हो रही पीढ़ी के कहानीकारों उषा प्रेमवदा, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, मन्नू भंडारी, ईनू, रामदरस मिश्र, मोहन राकेश आदि ने खूब लिखा। देखिए तो यहाँ पर क्या है, पहले तो जो है जो पुराने जो लेखक थे मतलब तृतीय चरण के जो यहाँ पर लेखक थे, आप देख सकते हैं यशपाल, जैनेन्द्र है ना, वो लोग भी सक्रिय थे। मतलब उन लोगों ने भी कहानियां इस समय में लिखी और उसके साथ साथ जो आजादी के समय जो लिखते थे और उसके बाद भी जो है वहां लिखते रहे। उनमें से कमलेश्वर, मन्नू भंडारी, ईनू, रामदरस मिश्र, मोहन राकेश, प्रियमवदा, ये सभी, राजेंद्र यादव, ये सभी प्रमुख थे। फिर उसके बाद 1960 के अंत में युवा पीढ़ी ने लिखना शुरू किया। देखिए 1960 के बाद क्या है, युवा पीढ़ी ने कहानी लिखना शुरू किया, जिसने स्वतंत्र भारत में आंखें खोली थी। इस पीढ़ी के रचनाकारों में ज्ञान रंजन, रविंद्र कालिया, कामनाथ, इब्राहिया शरीफ, हिमांशु जोशी, महीप सिंह आदि प्रमुख है। तो यहाँ पर तीसरे वर्ग में जो है नई पीढ़ी ने लिखना शुरू किया। तो ऐसे में उन्होंने क्या है पर उनमें से ज्ञान रंजन, रविंद्र कालिया, कामनाथ और इब्राहिम शरीफ, हिमांशु जोशी, महीप सिंह आदि प्रमुख है। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 9वें-10वें दशक के कहानीकारों में सूरीबाला, चित्रा मुदगल, नारायण सिंह, विवेकी राय, दिनेश
पालीवाल, माधव, नागदा, कमलेश भट्ट, कमल, संजीव, सिंह मूर्ति, प्रियमवदा आदि जो है इसमें आते हैं। तो इस तरह जो है कुल 4 चरणों में जो है पर हिंदी कहानी की एक विकास यात्रा को जो है अभी हम देख सकते हैं। तो चतुर्थ चरण जो है अभी भी जो है ऐसे ही चल रहा है, मतलब अब तक ना 1950 से लेकर क्या है अब तक जो है वही जो है चतुर्थ चरण में ही है। हो सकता है अगर आपको भी हिंदी कहानियां जो है उसमें इंटरेस्ट है तो आप भी प्रसिद्ध हिंदी कहानीकार बन सकते हैं। सिर्फ अपने अंतर्मन में जाकर अपनी जो आप में जो एक टैलेंट है कहानी लिखने की जो एक कला है, अगर उसे आप समझ लेंगे, उसे खोज लेंगे तो हो सकता है चतुर्थ चरण के अंतर्गत आपकी भी यहाँ पर नाम प्रसिद्ध जो है पर हो सकता है। ऐसे चतुर्थ चरण में नाम जो है ऐसे ही जुड़ता ही जाएगा, क्योंकि साहित्य एक नदी की तरह है, वह हमेशा बहती जाती है और वह कभी रुकती नहीं है। तो ऐसे में क्या है, साहित्य समाज का दर्पण है। तो जब तक समाज रहेगा तब तक साहित्य भी रहेगा। तो ऐसे में कहानियां भी ऐसे ही और भी नई नई कहानियां भी यहाँ पर लिखे जाएंगे। ऐसे ही क्या है कहानी साहित्य या फिर उपन्यास साहित्य, काव्य साहित्य ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। धन्यवाद।